नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो सबसे पहले आइए खबरों को खबरदार के लेंस से हम देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक ही संबोधन में सरकार और देश के विरोधियों को कड़ा संदेश दे दिया। अमित शाह ने साफ कर दिया कि सरकार कश्मीर के लोगों के लिए सोच रही है। अपने राजनीतिक विरोधियों को अमित शाह ने साफ बता दिया कि 370 हटाया जाना जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बेहद आवश्यक था। उन्होंने देश के दुश्मनों को भी ये बता दिया है कि आतंकवादी घटनाओं से भारत डरने वाला नहीं है और आतंक की हर नई चुनौती को वो अपने अंदाज में जवाब देगा। करारा जवाब हम देंगे। अमित शाह अपने इस दौरे में सबसे पहले शहीद परवेज अहमद के घर पहुंचे, उनके परिवार को सांत्वना दी। उनके इस कदम की सराहना हर वो परिवार कर रहा है जिसका कोई ना कोई अपने देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात है। ये कदम एक संदेश है कि देश सबसे पहले अपने सीमा रक्षकों की परवाह करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे बांग्लादेश में हुए उस अत्याचार की जिसकी जड़ में ईश निंदा की अफवाह थी। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरुद्ध जमकर हुई साजिश पर इस्कॉन ने आवाज उठाई है। हिंदू विरोधी हिंसा के विरुद्ध विश्व के 150 देशों में इस्कॉन मंदिर के फॉलोअर्स ने आज इनकलाब बोला है। इन 150 देशों की सड़कों पर हिंदुओं ने उतरकर जमकर अपना विरोध, अपना आक्रोश व्यक्त किया है। इनके इस आक्रोश की तस्वीरें हम आज आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कल होने वाले सबसे बड़े मुकाबले की। भारत और पाकिस्तान कल शाम T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच एक दूसरे के विरुद्ध खेलने वाले हैं। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने हमें हराया हो, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान मौका गाकर मैदान में उतर रहा है और भारत उसका मौका छीनने के लिए बेताब है। कल होने वाले सुपर 12 राउंड के मुकाबले से पहले आज दोनों टीमों के कैप्टन्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। दोनों ने क्या कहा ये भी हम दिखाएंगे, सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर की। मैं सबको कहता हूं कि कश्मीर ही हमारी मेन लैंड है। कश्मीर भारत का पहले मुकुटमणि बताते थे, मैं बताता हूं कश्मीर भारत का दिल है। हर भारतवासी चाहता है कि मेरे कश्मीर राज्य के अंदर भी खुशहाली आए, अमन आए, चैन आए, विकास आए। गृह मंत्री अमित शाह अपनी 3 दिन की यात्रा पर जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। बारिश और ठंड के बावजूद उनके प्रोग्राम में कोई देरी नहीं हुई। 370 हटने के बाद अमित शाह पहली बार कश्मीर आए और इसीलिए वो देश का संदेश कश्मीर में अशांति फैलाने वालों तक पहुंचाना चाहते थे। 4 तस्वीरों में आप अमित शाह के आज के दौरे की झलक देख सकते हैं। आज सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह शहीद परवेज अहमद के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे, उन्हें सांत्वना दी, उनकी पत्नी की सरकारी नौकरी की बात कही और न सिर्फ बात कही बल्कि उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देकर यह एहसास कराया कि देश उनकी तकलीफ को बहुत अच्छी तरह से समझता है। इसके बाद अमित शाह कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में सेना, पुलिस, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सीआरपीएफ, बीएसएफ के बड़े बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अपनी योजनाओं के बारे में बताया। इस मीटिंग के बाद अमित शाह ने कश्मीर के युवाओं के साथ एक संवाद किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में बदलाव लाना है तो कश्मीर के युवाओं को विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा। अपने इसी संवाद से अमित शाह ने आतंक के आकाओं को खुली चुनौती दी। अमित शाह ने कहा कि भारत वो देश नहीं है जो आतंकवादी घटनाओं से डरकर अपने पैर पीछे खींच लेगा। अमित शाह ने इशारों में जता दिया कि घाटी से आतंक का सफाया हम करके रहेंगे। कश्मीर में इस समय आतंक का एक नया मॉड्यूल काम कर रहा है और इसी का तोड़ निकालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजभवन में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर एक बहुत बड़ी मीटिंग की। इस बैठक में देश की सुरक्षा का भार उठाने वाली एजेंसियों ने एक प्रेजेंटेशन के द्वारा अपनी योजना गृह मंत्री अमित शाह को बताई। अमित शाह के दौरे को लेकर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी, लेकिन इस मीटिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यही व्यवस्था घाटी के हर आम इंसान के लिए होगी। आज मैं लगभग 2.25 साल के बाद जम्मू कश्मीर आया। मित्रों, 5 अगस्त 2019 का डेट
तिथि मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता, कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमय अक्षरों से लिखा जाए। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये पहली बार था जब देश का गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा ने स्वागत किया, लेकिन अमित शाह का इरादा अपने स्वागत का आनंद लेने का नहीं, बल्कि कश्मीर की सुरक्षा को मजबूत बनाने का था। तेज रफ्तार से गुजरता ये कारवां गृह मंत्री अमित शाह का है। चाहते तो अमित शाह हेलीकॉप्टर से भी जा सकते थे, लेकिन आतंकी संगठनों को यह बताना जरूरी था कि उनकी दहशत चंद मिनटों की होती है और वो इस काबिल नहीं कि भारत को डरा सके। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। जिस रास्ते से अमित शाह को गुजरना था, उन रास्तों पर सेना ने किसी भी गैर पहचान पत्र वाले को फटकने तक नहीं दिया। अमित शाह का यहां पर आना एक बड़ा मैसेजिंग है, बड़ा संकेत है। 370 अनुच्छेद के बाद ये पहला उनका विजिट है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को रोका गया है। क्या आप लोगों को रोक दिया गया है? जी मैडम। कहाँ काम करते हैं आप लोग? ललित में काम कर रहे हैं। कह रहे थे जहाँ से 5 लोग तब छोड़ेंगे। तो अभी कुछ हुआ? अभी छोड़ते नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर है, हमें बताया गया है कि जो फोर्स ग्राउंड पे लगी है, उसके अलावा यहाँ पे सीआरपीएफ है जो तैनात है। 10 कंपनियां मंगाई गई हैं सीआरपीएफ की, 15 बीएसएफ की। अमित शाह के दौरे से ठीक 8 घंटे पहले से कश्मीर के ऊपरी इलाके में बर्फबारी होने लगी थी। निचले इलाके बारिश में नहाने लगे थे। श्रीनगर में बारिश के साथ तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के पास था। लेकिन जब बात कश्मीर के भविष्य और आतंक के खात्मे की हो, तो तापमान में गर्मी अपने आप बढ़ जाती है। और ये तब बढ़ी जब यूनिफाइड कमांड मीट में तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख पहुंचे और उन्होंने अपनी योजना गृह मंत्री से प्रेजेंटेशन देकर साझा की। मैं कहता हूं आपको, कश्मीर की शांति में किसी को खलल नहीं पहुंचाने देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। कश्मीर की विकास यात्रा अब रुक नहीं सकती है। जम्मू और कश्मीर को एक आइडियल स्टेट विकास की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इस मीटिंग में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि कुछ भी करके टारगेट किलिंग पर लगाम लगाई जाए। दरअसल कश्मीर में 5 अक्टूबर से अब तक 12 नागरिक मारे जा चुके हैं। गृहमंत्री ने सुरक्षा बलों को कुछ ऐसे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं जिसमें टारगेट किलिंग पर लगाम लगाने के साथ साथ इसमें शामिल आतंकियों को जल्दी पकड़ा जा सके। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी मिली, उसके बाद एक के बाद हर स्तर पर कार्रवाई हो रही है। पहले पाक परस्त नेताओं को जेल भेजा गया, उसके बाद टेरर फंडिंग के पूरे नेटवर्क को भी कई स्तर पर ध्वस्त करने की कोशिश हुई। आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि एक शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए हर मुमकिन कोशिश होती रहेगी, लेकिन इन सब के बीच आतंकवाद फिर से कई हिस्सों में लौटा है और उसे दूर करने की बड़ी चुनौती हर स्तर पर सामने खड़ी है। 370 हटने के बाद यही कहा जाता रहा कि कश्मीर में शांति है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुई आतंकी घटनाओं ने न सिर्फ यहाँ के लोगों में बल्कि गैर कश्मीरियों में भी दहशत भर दी थी। गृह मंत्री अमित शाह इसी डर को खत्म करने घाटी पहुंचे, इसीलिए इस पर राजनीति भी हुई। 2019 के बाद यहाँ कुछ गिने चुने लोगों ने बहुत होहल्ला मचाया कि यहाँ कर्फ्यू क्यों डाला गया है, यहाँ इंटरनेट क्यों बंद कर दिया। मैं तो जवाब देता हूं, मगर पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 70 साल आपके 3 परिवारों ने ही यहां राज करा है। हम तो 2-2.5 साल राज में रहे। 3 परिवारों ने राज किया है। 40,000 लोग क्यों मारे गए? क्या जवाब है आपके पास? उन्होंने तो हर वक्त हम पे ये आरोप लगाए हैं। आज तो शुक्र करिए कि हम हुकूमत में नहीं है, नहीं तो हम पे ये बहुत आरोप लगाते। आज तो हम इन पे आरोप लगाते हैं कि जो ये कहते थे वो कर नहीं सके। कश्मीर में कभी अमन नहीं आएगा जब तक कि कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से वो स्टेटहुड और 370 वापस नहीं करेंगे। मैं इनको चैलेंज करता हूँ इस बारे में।
नहीं कर सकेंगे। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई। दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सहअस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई। मैं जिसको कहता कि अपरिपक्व और तर्कहीन जो फैसला लिया गया था, इसका नतीजा आज भी भुगतने पड़ रहे हैं। आपका इतने बड़े बड़े रामबाण की जो बात किए गए थे, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। ये बड़ा चिंता के विषय है। गृहमंत्री के दौरे को लेकर विपक्ष की राजनीतिक बयानबाजी का जवाब बीजेपी ने ये कहकर दिया कि पहले 10% मंत्री ही कश्मीर जाते थे, अब हर कोई जाता है। इसी बात से विपक्ष परेशान है। इस महीनों के दौरान अगर आप देखें तो जो सेंटर के मिनिस्टर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोगों के बीच में, गांवों में, आम लोगों के बीच में, खेतों में, बागानों में, मोहल्लों में जाकर के लोगों के विकास में हिस्सेदारी भागीदारी कर रहे हैं, 75 सालों में उसका 10% भी लोग नहीं गए। क्योंकि जो खानदानी और पानदानी सियासत और सरकार वाले लोग थे, वो कभी चाहते नहीं थे कि लोग आकर के देखें कि यहाँ क्या लूट हो रही है। कश्मीर में बदलाव लाने की जिम्मेदारी युवाओं की है। यही बात अमित शाह ने युवाओं को संबोधित करते हुए आज कही। 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितनी भी ताकत आजमा ले, ये बदलाव के बयार को अब कोई रोक नहीं सकता। ये आगे बढ़ने वाली है और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो। अमित शाह ने सुरक्षा पर बैठक करके पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को चोट देने की प्लानिंग तो तैयार कर ली थी। अब बारी थी कश्मीर के लोगों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की। भाई अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी वापिस आने वाला है। मैंने देश की पार्लियामेंट में कहा है और यही रोड मैप है। अमित शाह के दौरे से कुछ हफ्ते पहले ही टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। तब ये कहा गया था कि अमित शाह के दौरे को टालने के लिए ही ये टारगेट किलिंग की जा रही है। लेकिन सुरक्षा बलों की सख्ती, 13 आतंकियों के मारे जाने और गृहमंत्री के श्रीनगर आने से आतंकियों के हौसले जरूर टूटे होंगे। और ये संदेश भी मिला होगा कि वो सरकारें चली गईं जो आतंकी घटनाओं पर घुटने टेक दिया करती थी। श्रीनगर से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। शहीदों के परिवार के प्रति कोई सरकार कितनी संवेदना रखती है, ये तब नहीं पता चलता कि जब उनके लिए मुआवजे का ऐलान होता है। ये तब पता चलता है जब देश के गृह मंत्री के दौरे की टू डू लिस्ट में सबसे पहले शहीद के परिवारों के नाम होते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे तो स्वागत के तुरंत बाद वो 40 किलोमीटर दूर नौगाम की तरफ रवाना हो गए। नौगाम वो जगह थी जहां उनको शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद के परिवार से मिलना था। गृह मंत्री अमित शाह की प्राथमिकता शहीदों के परिवार को सांत्वना देना थी और इसीलिए अमित शाह सड़क मार्ग से ही नौगाम पहुंच गए। जब किसी देश का गृह मंत्री हाथ जोड़े अपने देश के शहीदों के परिवार के आगे खड़ा होता है तो यकीन मानिए उस देश के नाम पर जान न्यौछावर करने का दम रखने वाले हर जवान का सीना 56 इंच का हो जाता है। जोरदार बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, लेकिन इस खराब मौसम में सुरक्षित जगह जाने के बजाय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के हटने के बाद गृहमंत्री का ये पहला दौरा है और इस पहले दौरे में इससे पहले कि वो सुरक्षा की समीक्षा बैठक करते, सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे एक शहीद के घर, सीआईडी इंस्पेक्टर शहीद परवेज अहमद डार के घर। वहां पर उनकी पत्नी को उन्होंने नौकरी का ऑफर भी दिया, लेकिन इसी के साथ एक संदेश दिया
कि भरोसा करना होगा। इसी के साथ एक संदेश दिया कि आने वाले वक्त में आतंकियों के इस प्लान के खिलाफ भी हमारे पास एक मुकम्मल स्ट्रैटेजी है। गृह मंत्री अमित शाह 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर आए और सबसे पहले शहीद परिवार के सामने हाथ जोड़कर उनके संघर्ष और बलिदान को नमन किया। अमित शाह ने शहीद परवेज के परिवार के साथ सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि उनके साथ समय बिताया। ये भरोसा दिलाया कि घबराने की या फिर भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई नेता किसी के घर मिलने जाता है तो कुर्सियों पर बैठकर अपनी बात कहकर चला जाता है, लेकिन अमित शाह यहाँ आए थे तो शहीद के परिवार के बीच एक पारिवारिक सदस्य की तरह बैठे थे। तस्वीर भी यही दिखाती है कि जमीन पर सभी बैठे थे, सभी कंबल में बैठकर बातें कर रहे हैं। इसी साल जून में शहीद परवेज अहमद डार को टीआरएफ के आतंकियों ने नौगाम के ही एक मस्जिद के पास गोली मार दी। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। इस मामले में एक आतंकी को पकड़ा भी गया है। झमाझम बारिश के बीच में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। परवेज अहमद डार जो कि सीआईडी में इंस्पेक्टर थे, गोलियों से उन्हें भून दिया गया। उनकी मृत्यु हो गई नौगांव के एक मस्जिद के पास, अपने घर से कुछ ही मीटर दूर। दुख है परिवार को और शायद इसी वजह से वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ आस पड़ोस के लोग हैं जो उनको जानते थे। आप लोगों को काफी दुख हुआ होगा। क्या हुआ था उस दिन? जी, उस दिन शायद वो ऐसा सुनने में नमाज पढ़ने गए थे, तो नमाज जैसे ही वो गेट के अंदर पहुंचे, गेट के बाहर ही थे थोड़ा सा, तो पीछे कुछ आए पिस्टल्स लेके, तो उन पे फायरिंग की। तो बहुत दुख हुआ, बहुत अच्छे आदमी थे, तो बहुत दुख हुआ उनकी। दुख और सदमा अभी भी है परिवार वालों को? जी अभी भी है, सबको है, पूरे मोहल्ले को है। बहुत ही अच्छे थे यहाँ पे, हर किसी के साथ दुख तो है। जाहिर सी बात है, गृह मंत्री अमित शाह आए हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है यहाँ के लोगों को, सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, और खास तौर पे हम अगर बात करें तो पूरे देश को, कि देश इस वक्त मुश्किल समय में साथ है जम्मू कश्मीर के साथ, और उनके साथ जो बहादुरी से आतंकवाद को लड़ रहे हैं। शहीद परवेज के परिवार ने जो खोया है उसे वो वापस तो नहीं मिल सकता, लेकिन गृहमंत्री की सांत्वना से उन्हें भरोसा है कि पूरा देश उनके साथ है। गृहमंत्री ने परवेज अहमद की पत्नी को सरकारी नौकरी भी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके शहीद परवेज अहमद डार को श्रद्धांजलि अर्पित की और ये कहा कि पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। शहीद परवेज अहमद डार के परिजनों से गृहमंत्री की ये मुलाकात बहुत अहम थी। ये मुलाकात एक साथ 3 संदेश देती है। पहला ये कि देश शहीदों के परिवार के साथ है, दूसरा ये कि देश शहादत की अहमियत समझता है, और तीसरा ये कि देश की प्राथमिकता उसके सुरक्षा बल और उनके परिवार है। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यहां पर हम रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार पर इस्कॉन के एनक्लेव की। देखते रहिए आज तक। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के विरुद्ध आज पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इस्कॉन ने दुनिया के करीब 150 देशों में अपना आक्रोश व्यक्त किया। बांग्लादेश के नोआखाली में इस्कॉन मंदिर पर हमले और एक सदस्य की मौत के बाद पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा था, लेकिन आज इस्कॉन के आह्वान पर बांग्लादेश और भारत समेत दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों की मांग है कि बांग्लादेश में दंगों की साजिश रचने वाले इकबाल हुसैन को फांसी की सजा दी जाए। बांग्लादेशी पुलिस के अनुसार इकबाल हुसैन ने ही हिंदुओं के विरुद्ध दंगे भड़काने की साजिश रची थी। 13 अक्टूबर को कुमिल्ला और चांदपुर में दुर्गा पंडाल पर हमला करने के बाद पूरे बांग्लादेश में दंगे शुरू हो गए थे। इसके बाद 15 अक्टूबर को नोआखाली में 200 लोगों की एक भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला कर दिया था। इस हमले में मंदिर के एक सदस्य की हत्या कर दी गई थी। 17 अक्टूबर को रंगपुर इलाके में करीब 30 हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। बांग्लादेश में हुए दंगों में अब तक 6 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 45 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंदुओं के विरुद्ध साजिश करने वालों को फांसी की सजा दिलाने के लिए आज पूरी दुनिया के हिंदू एकजुट हुए ताकि बांग्लादेश के हिंदुओं को इंसाफ दिलाया जा सके।
ये बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए उठी आवाज है। ये बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को हिंदुओं का जवाब है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने वाले दोषियों को सजा देने के लिए ये इस्कॉन का इनकलाब है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जो हमले हुए, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई, नोआखाली में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ के बाद एक सदस्य की हत्या की गई, ये उसके खिलाफ बांग्लादेश की सड़कों पर इस्कॉन के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन है। हिंदुओं के साथ की गई हिंसा के खिलाफ आज बांग्लादेश सहित दुनिया के 150 देश में हिंदुओं ने अपना आक्रोश जाहिर किया। राजधानी ढाका के शाहबाग नेशनल म्यूजियम के इलाके में हजारों लोगों की भीड़ हिंदुओं पर हमला करने वाले और दंगों की साजिश करने वालों को सजा देने की मांग कर रही है। इसके अलावा ढाका की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों ने भूख हड़ताल रखकर सरकार से हिंदुओं की रक्षा करने की मांग की, ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं की कम होती संख्या को रोका जा सके। बांग्लादेश में दंगों की साजिश का सच सामने आने के बाद हिंदुओं का आक्रोश बांग्लादेश की सड़कों पर कुछ इस तरह दिखाई दिया। इस्कॉन के सदस्यों ने बांग्लादेशी सरकार से ये मांग की है कि हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने वाले इकबाल हुसैन को फांसी दी जाए। आज इसी सवाल को लेकर भारत में भी इस्कॉन मंदिरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए गए। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर के बाहर लोगों ने सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक पूरे 12 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। पिछले एक हफ्ते से इस्कॉन के जो स्थानीय हैं, इस्कॉन के जो लोग हैं, वो कोलकाता सहित पूरे देश भर और पूरे दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो इंसिडेंट हुए हैं जहां पे इस्कॉन के मंदिर पे तोड़फोड़ किया गया है, हालांकि वहां पे एक को अरेस्ट किया गया है, लेकिन आज कोलकाता सहित 150 जगहों पे इस्कॉन के जो भक्त हैं वो 12 घंटे का प्रोटेस्ट करेंगे। और हम लोग इस वक्त कोलकाता के इस्कॉन मंदिर के सामने हैं, जहां पे यहाँ पे भक्त सब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो घटना घटी, जिन लोगों की जान गई, उनकी तस्वीरों को लेकर यहाँ पर अगर हम दिखाएं, वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर पार्थदास। पार्थदास वो व्यक्ति थे जिनकी जान गई थी। बांग्लादेश में पिछले 10 दिनों में हिंदुओं पर किस तरह हमले किए गए, उनकी तस्वीरों के साथ कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। हाथ में पोस्टर लेकर बैठी महिलाएं नोआखाली में इस्कॉन मंदिर के सदस्य पार्थदास की हत्या के विरोध में मुख्य आरोपी इकबाल हुसैन को फांसी देने की मांग कर रही है। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक इकबाल हुसैन ही दंगों का मुख्य अभियुक्त है। तो इकबाल हुसैन उसका नाम है, उसके कारण देखिए कितनी निर्दोष जाने गई, छोटे छोटे बच्चों का भी रेप हो गया। ये बहुत ही दुखदायी विषय है। हम जानते हैं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहुत लोग चिल्ला रहे थे कि जो भी हमारी किताब का अपमान करेगा हम उसका गला उड़ा देंगे, लेकिन जैसे ही ये षड्यंत्र का पता चल गया सब लोग शांत हो गए। अब कोई भी इकबाल हुसैन की गर्दन उड़ाने की मांग नहीं कर रहा। तो यही सब सुन के बहुत दुख लगता है। बांग्लादेश सरकार से यही निवेदन है कि उसको इमीडिएटली फांसी की सजा देनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हुआ वो कोई अचानक भावनाओं में बहकर किया गया उन्माद नहीं था। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर दंगा करवाने की पूरी साजिश रची गई थी। ये सच अब पूरी दुनिया के सामने है, इसलिए देश के अलग अलग शहरों में इस्कॉन मंदिरों के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि बांग्लादेश का सच सबके सामने पहुंचे। पश्चिम बंगाल के हुगली में भी बड़ी संख्या में इस्कॉन के सदस्य और कई हिंदू संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। हाथों में ढोलक मंजीरे लेकर भक्ति करते हुए लोगों ने हिंसा के विरोध में रैली भी निकाली।
अहमदाबाद में भी इस्कॉन के सदस्यों ने बांग्लादेश में हुई हिंदुओं को टारगेट करने वाले दंगों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर सदस्यों की मांग है कि सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का अधिकार तय करे। ये प्रोटेस्ट के माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ हिंदू जो माइनॉरिटीज़ में है उनको संरक्षण मिलना चाहिए, उनको अपने धर्म पालन करने की एक इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस्कॉन के सदस्यों के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रदर्शन किया। इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या लगातार कम हो रही है। ऐसे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण भारत के शहरों में भी बांग्लादेश हिंसा के विरोध में इस्कॉन के सदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में इस्कॉन मंदिर के बाहर हाथों में पोस्टर लेकर लोग दंगों के दोषी को सजा देने की मांग कर रहे थे। दंगों का दोषी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन लोगों का सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ साजिश कब तक जारी रहेगी, क्योंकि इकबाल हुसैन तो सिर्फ एक प्यादा भर है। इसके पीछे एक बड़ी कट्टरपंथी सोच काम कर रही है, जिसका इलाज करना बहुत जरूरी है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। अब यह साफ हो गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले एक सोची समझी साजिश थी, जिसका अहम किरदार इकबाल हुसैन नाम का शख्स था। इकबाल की एक हरकत के कारण बांग्लादेश में 10 दिनों तक हिंदुओं पर हमले होते रहे। अभी दुनिया के सामने कट्टरपंथियों की एक साजिश का पर्दाफाश हुआ। पिछले 75 वर्षों में बांग्लादेश में न जाने कितनी साजिशें रची गई, जिससे हिंदुओं की संख्या लगातार वहां पर कम होती चली गई। 1947 में आजादी के बाद लाखों हिंदू परिवार पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश से निकलकर पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में आकर बस गए। वर्ष 1951 में बांग्लादेश की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या करीब 22% थी, जो बांग्लादेश बनने के बाद वर्ष 1974 में 13.5% रह गई। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 9% से भी कम रह गई। ढाका यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश से हर साल 2 लाख से ज्यादा हिंदू पलायन करते हैं। इकबाल हुसैन जैसे लोग नहीं चाहते कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी रहे, जिसे पूरे ढंग से इस्लामिक सत्ता बांग्लादेश में कायम की जा सके। कट्टरपंथियों की यही सोच बांग्लादेश में हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का गुनहगार सबके सामने है। दंगा कैसे भड़काया जाएगा, हिंदुओं पर किस तरह हमले किए जाएंगे, इसकी पूरी पटकथा लिखी गई थी। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगों का अहम विलेन इकबाल हुसैन अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि इकबाल ने ही पवित्र कुरान को नवरात्र पूजा के दौरान एक हिंदू पांडाल में पहुंचाया और ये अफवाह फैला दी कि कुरान का अपमान हुआ है। इसके बाद बांग्लादेश में दंगे भड़क गए और 10 दिनों तक लगातार हिंदुओं पर हमले किए गए। सबसे पहला दंगा 13 अक्टूबर को कुमिल्ला में शुरू हुआ, जिसकी आग धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश में फैल गई। इसके 2 दिन बाद नोआखाली के इस्कॉन मंदिर पर 200 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने पूरे मंदिर में पहले तोड़फोड़ की, फिर आग लगा दी। इस दौरान मंदिर के एक सदस्य की बेरहमी से हत्या कर दी गई। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।